काव्या और नव्या की परवरिश एक ही घर में हुई थी। काव्या बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे बड़ा किया। उसकी चाची जयश्री को काव्या कतई पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि काव्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, पर अपने पति के कारण वो उसे कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन काव्या को देखने अनुज नाम के एक अनाथ लड़के का रिश्ता आता है, जो एयरपोर्ट विभाग में नौकरी करता था। अर्जुन अपने दोस्त धीरज के साथ काव्या के घर आता है। अरे आओ 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 बेटा, बैठो। अरे बेटा अनुज, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? चाचा जी, इनका नाम धीरज है और ये हमारे एयरपोर्ट के मैनेजर हैं। क्यों ना मैं अपनी लाडो की शादी इस धीरज से कर दूं। मेरी बेटी सारी उम्र राज करेगी। धीरज बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई आया नहीं साथ में? नहीं आंटी जी, अर्जुन की तरह मैं भी अकेला हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। जी सुनिए, जरा 2 मिनट कमरे में चलिए, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ। दोनों पति पत्नी कमरे में जाते हैं। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया है? जी मैं सोच रही थी कि धीरज अपनी नव्या के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अकेला है, अच्छा कमाता भी है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। हाँ। बात तो तुम सही कहती हो। किशोर और जयश्री कमरे से बाहर आते हैं। बेटा अनुज, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझो। मगर जी वो दरअसल हम अपनी दूसरी बेटी नव्या के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम हमारी बेटी नव्या से शादी करोगे? बोलो। जी आंटी जी, मुझे कोई एतराज नहीं। इस तरह काव्या और नव्या की शादी हो जाती है। दोनों बहनों का घर एक ही कॉलोनी में थोड़ी दूरी पर था। अनुज का घर थोड़ा छोटा था, तो वहीं धीरज के पास एक बड़ा बंगला था, पर दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। ऐसे ही एक दिन धीरज के घर पर। सुनिए जी, मेरा ना मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। क्या आज आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अरे नव्या, क्या जरूरत है तुम्हें वहाँ जाने की? तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत दिन हो गए मेरी ना मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हुई। उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे वहाँ कोई सुविधा तो है नहीं, और ना उस घर का कोई स्टेटस है। पता नहीं तुमने इतने साल वहाँ कैसे गुजार दिए। जी ऐसी बात नहीं है, अब प्लीज मुझे ले जाइए ना। देखो, मुझे बहस करना पसंद नहीं है। एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब दोबारा मत पूछना। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या दंग रह जाती है। उसके जाने के बाद वो अपनी माँ को फोन करके अपने घर बुलाती है। वेलकम मम्मी डैडी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा। सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी नौकर बहुत सारे फास्ट फूड लाकर टेबल पर रख देता है। अरे ये क्या, इन लोगों के लिए देसी खाना लाओ। ये विदेशी खाना इन्हें कहाँ पचेगा? अरे मम्मी पापा, इनकी ना मजाक करने की आदत है, आप खाना खाइए ना। अपने दामाद की बातें सुनकर जयश्री और किशोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। धीरज ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर काव्या से बात करने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी चलते चलते किशोर बोलता है, देख लिया तुमने अपनी मनमानी का नतीजा। कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो खुश है ना। देखा नहीं तुमने कितने नौकर चाकर है और ये आलीशान घर। काव्या का घर भी यहीं है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों काव्या के घर पहुंच जाते हैं, जहां अनुज उनका बड़ी खुशी से स्वागत करता है। साथ ही काव्या भी अपने चाचा और चाची को देखकर खुश हो जाती है। अनुज काव्या को खाना बनाने को कहता है। वो तरह तरह के खाने बनाती है, जिसमें अनुज भी उसकी पूरी मदद करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर चाचा चाची की खूब सेवा करते हैं। खाना खाकर किशोरी लाल और जयश्री वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को
धीरज और अर्जुन के बीच का ये अंतर देखकर बहुत हैरानी होती है। जहाँ एक तरफ धीरज को अपने पैसे और ओहदे का घमंड था, तो वहीं अर्जुन अपने छोटे घर में बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन धीरज के घर पर। धीरज जी सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जॉब पर वापस जाना शुरू कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पहचान वाले क्या कहेंगे? तो फिर इस वीकेंड पे मुझे कहीं घुमाने ले चलिए ना, या फिर शॉपिंग पर ले चलिए प्लीज। ऑनलाइन हर चीज मिलती है, ऑर्डर कर दो। वक्त बीतता जाता है। जहाँ एक तरफ काव्या को अपने पति का साथ और प्यार मिल रहा था, वहीं नव्या का पति उस पर शक करता था और हर कदम पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। और अपने शक के चलते वो नव्या को बिना बताए पूरे घर में कैमरा लगा देता है। ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन ऑर्डर की हुई चीजें देने के लिए डिलीवरी बॉय उनके घर आता है। नव्या जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है डिलीवरी बॉय और कोई नहीं, उनका पड़ोसी था। अरे नव्या तुम? अरे भैया आप, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं आज आपको। आइए ना प्लीज, अंदर आइए। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी तुम अपना पार्सल ले लो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं बहन, भूल गई, तुम हर साल मुझे राखी बांधती थी। मेरी बहन से मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं रख सकती ये सब। अरे नहीं बहन, यह मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझकर रख लो। इतना कहकर डिलीवरी बॉय चला जाता है, मगर ऑफिस में बैठकर धीरज कैमरे से सब कुछ देखता है। और शाम को अच्छा, तो मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ आशिकों की लाइन लगती है। जी ये आप क्या कह रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैंने कैमरे में सब कुछ देख लिया था कि तुम मेरे जाने के बाद क्या गुल खिलाती हो। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। धीरज नव्या को कुछ भी कहने नहीं देता और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मारता पीटता है। अब उसका शक नव्या पर और ज्यादा बढ़ने लगता है। नव्या सारा दिन डरी सहमी घर के काम में लगी रहती है। ऐसे ही भाई दूज का दिन आ जाता है और बड़ी मुश्किल से धीरज उसे उसके मायके भेज देता है। कुछ ही देर बाद काव्या भी वहाँ आ जाती है। दोनों बहनों के बीच का अंतर साफ झलक रहा था। जहाँ एक तरफ काव्या चांद सी चमक रही थी, तो वहीं नव्या सूख कर कांटा हो गई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जयश्री बोलती है, नव्या लाडो, तुम धीरज के साथ खुश तो हो ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, कुछ बात तो जरूर है। तू बता मुझे, क्या अपनी माँ से झूठ बोलेगी? हाँ, तेरा चेहरा सब बता रहा है। हाँ बता। नव्या खुद को रोक नहीं पाती और सारा सच अपने परिवार वालों को बता देती है। सारी बातें सुनकर जयश्री के पैरों तले से जमीन ही सरक जाती है। जो हुआ सो हुआ, पर धीरज को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। इस तरह नव्या धीरज पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाकर कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। काव्या अनुज की मदद लेकर धीरज के फोन से रिकॉर्डिंग निकलवाकर कोर्ट में पेश करती है, जिससे धीरज का सारा सच सबके सामने आ जाता है। साथ ही पुलिस की कार्यवाही में पता चलता है कि धीरज एक मनोरोगी था, जिसके चलते वो ये सब कुछ कर रहा था। कोर्ट उसे पागल खाने भेजने का फरमान जारी करती है। साथ ही जयश्री को ये बात समझ आ जाती है कि कभी भी बिना कुछ जांचे परखे फैसला नहीं लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरला ने अपनी बेटी रोहन की शादी हाल फिलहाल में ही की थी। रोहन के ससुराल वाले अमीर थे, लेकिन जब काजल अपने ससुराल आती है तो वो अपने ससुराल वालों के रंग ढंग देखकर काफी परेशान हो जाती है। एक रोज काजल घर का काम कर रही होती है, तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो हॉल में जाकर देखती है तो उसकी सास हॉल में गिरी पड़ी थी, वो भी कुर्सी टूटने के साथ। हाय दया, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे बहू, वहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अब मुझे उठा भी दे। लेकिन माँ जी, अब गिर कैसे गई? देख कर तो बैठा कीजिए ना। अरे बहू, गरीबी में बस किस्मत खराब है।
कभी कुर्सी टूट जाती है तो कभी कुकर फट जाता है, उससे भी बचो तो और मुसीबतें आती हैं। वैसे बहू, मैं क्या कह रही थी, तेरे मायके वालों ने दहेज में कोई चीज की कमी नहीं रखी है, बस 1-2 कुर्सी मंगवा लेती तो अच्छा होता। माँ जी, सोफा सेट तो आया ही है मेरे घर से, तो आप वो क्यों नहीं लगा लेती? अरे बहू, तुझे पता है ना, अभी तेरी ननंद की भी शादी करनी है। तेरा सारा दहेज का सामान तब निकाल दूंगी जब रिया की शादी होगी। 2-4 लोग आए तो देखे कि मेरी बहू के दहेज में क्या कुछ मिला था। माँ जी, वो सब तो ठीक है, ये सब बाद की बात है, अभी तो हमें जरूरत का सामान निकालना चाहिए। नहीं नहीं बहू, जैसे तैसे काम चल रहा है तो काम चल जाने दे। काजल को अपने ससुराल में आए 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसका ससुराल काफी कंजूस कंगाल है। हर चीज में उसकी सास कंजूसी कर रही थी। एक रोज काजल की ननद रिया को लड़के वाले देखने आते हैं। लड़के की माँ और लड़का हॉल में बैठे होते हैं। तभी सरला किचन में चाय नाश्ता लेने आती है। अरे बहू, कम दूध वाली चाय बनाई है ना? अभी तो इनसे हमारा रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ है, तो ये लोग हमारे लिए अनजान हुए। लेकिन अभी तो वो आपके मेहमान है, आपका भी फर्ज बनता है कि घर आए मेहमान का आदर सम्मान करना। अरे बहू छोड़ ना, और हाँ, चाय में चीनी थोड़ा कम डाल। माँ जी, चाय में चीनी तो मैं कम डाल दूं, लेकिन चीनी हो तो ना। चीनी तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, फीकी चाय बना दे। फीकी चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब चाय बन जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं हॉल में ही बैठी हूँ। माँ जी, बिना चीनी चाय बहुत खराब लगेगी, और ये हमारी जान पहचान के मेहमान नहीं बल्कि रिश्ते के लिए घर आए हैं, वो भी ननद जी का। अरे बहू, इतना क्यों सोचती है? अब तक रिया के लिए 4-5 रिश्ते आ चुके हैं, और मैं भी कम नहीं हूँ, सारे रिश्तों को ठुकरा चुकी हूँ। बाकी जब ये पसंद आया है, इनकी अकड़ ही ज्यादा है। माँ जी, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। बाकी अब चाय लेकर जाइए, चाय में चीनी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो लड़के की माँ बिगड़ जाए। बहुत लोगों की आदत होती है बिना बात मुद्दा बनाने की। कुछ देर बाद रिया हाथ में चाय की ट्रे लिए हॉल में आती है, जहाँ लड़का और उसकी माँ और काजल साथ में बैठे होते हैं। अरे आओ आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार था। बहन जी, आपकी बेटी तो लाखों में एक है, एकदम हीरोइन लग रही है, हीरोइन। बहन जी, ये भी कोई कहने की बात है? बिल्कुल मुझ पर गई है, मुझ पर। देखो कितना नूर है चेहरे पर। आपका तो पता नहीं, लेकिन लड़की वाकई में हमें पसंद है। बहन जी, चाय लीजिए। देखिए बहन जी, हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं और मांग होगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद ही लड़की हमारी होगी। किस मांग की बात कर रही हैं आप बहन जी? वैसे क्या कुछ चाहिए, जरा मैं भी तो जानूं। मैं जल्द ही आपको लिस्ट भेज दूंगी। हमें लड़की के साथ क्या क्या चाहिए। आप शादी की तैयारियों में लग जाइए। मुझे और मेरे बेटे को लड़की पसंद है। घर वालों की पसंद नापसंद मेरे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि घर तो मैं ही संभाल रही हूँ ना। इतना कहते कहते लड़के की माँ जैसे ही चाय की चुस्की लेती है, वो चाय पीते ही थूक देती है, क्योंकि चाय फीकी थी और चाय में चीनी ही नहीं थी। पास खड़ी काजल ये सब देख रही थी और वो मन ही मन खुद से कहती है, कितना कंगाल ससुराल है मेरा, चाय में चीनी तक नहीं डाल रहे, जबकि घर पर माँ जी की समधन नहीं लड़के वाले आए हैं। अरे बहन जी, चाय में तो चीनी ही नहीं है। आप लोग चाय कैसे पीते हैं? ये चीनी डालना भूल गए हैं आप चाय में। अरे बहन जी, बुरा ना मानिए तो एक बात कहती हूँ, ये चाय मेरी बहू ने बनाई है और मेरे घर में बिना चीनी के चाय पिया जाता है। मुझे तो डायबिटीज है और मेरे बुड्ढे को भी डायबिटीज है। घर में कोई चाय का इतना शौकीन नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलिए, ये भी अच्छा है, बिना चीनी की चाय ही पी जाए। लड़के की माँ तो चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पक्का हो जाता है। दहेज देने की बात आती है तो दहेज के नाम के लिए भी सरला हाँ कर देती है। लेकिन काजल को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंजूस सास ने इतना दहेज के लिए कैसे हाँ कर दिया। दहेज में लड़के की माँ ने काफी कुछ सामान मांगा था। वहीं एक रोज जब सरला के घर विमला आती है तो सरला विमला से कहती है, अब मैं भी जल्दी से अपनी बेटी का ब्याह भी कर दूंगी और अपने बेटे बेटी की शादी करके निश्चित हो जाऊंगी। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तूने बेटी के दहेज में क्या क्या देने का सोचा है? दहेज में तो मैं अपनी बेटी को इतना कुछ दूंगी कि सारा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अरे क्या बात है, मेरी कंजूस सरला अपनी बेटी को दिल खोल के सामान दे रही है। अरे बेटी है, देना तो पड़ेगा ही। वैसे भी लड़के वालों की तरफ से बहुत कुछ मांगा था, वो तो मैं ही हूँ जो बहुत कम चीजें दे रही हूँ। हाँ माँ जी, वैसे दहेज में क्या कुछ दे रही है आप?
और अब तक दहेज का सामान नहीं आया। 1 सप्ताह बाद शादी है। सारी व्यवस्था कर दी गई है तो चिंता क्यों करती है, सब निपट जाएगा, बस ऊपर वाले का साथ रहे। हाँ माँ जी, सब अच्छे से निपट जाना चाहिए, और क्या ही चाहिए हमें। सरला अपनी बेटी रिया की शादी के लिए बहुत खुश थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और सरला की बेटी रिया की शादी भी हो जाती है। और विदाई वाले दिन रिया खूब रोती धोती है, क्योंकि वो अपनी माँ से विदा जो हो रही थी। रिया के जाने के कुछ देर बाद ही लड़की की माँ अपनी समधन से कहती है, लड़की तो विदा हो गई बहन जी, लेकिन लड़की के साथ जाने वाला सामान कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे सारा सामान ट्रक में लदवा दिया है, कुछ देर बाद ट्रक भी निकल जाएगा। लेकिन माँ जी, ननद जी के लिए तो कोई सामान खरीदा ही नहीं गया, तो आपने दहेज का सामान कहाँ से दिया? अरे बहू, तू इन सब बातों पर गौर क्यों करती है? मैं देख लूंगी क्या सही है और क्या गलत। माँ जी की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। जो भी हो, लेकिन मुझे पता जरूर लगाना चाहिए कि ननद जी को दहेज में कुछ भिजवाया भी है या नहीं। रिया की विदाई हो जाने के बाद अब काजल स्टोर रूम में सामान डालने जाती है तो वो देखती है कि स्टोर रूम पूरा खाली है। कुछ दिन पहले ही काजल के दहेज में आए सामान रखवाए गए थे, जिनमें टीवी, सोफा सेट, पलंग, कुर्सी, किचन के बर्तन और भी ढेर सारे सामान थे। लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। अब काजल को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि उसकी सास सरला ने उसके दहेज का सामान उसकी ननद को ही दे दिया है। माँ जी, मेरे दहेज में आए सामान कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वही सामान आपने रिया को दे दिया? बहू, तू तो जानती है कि अभी शादी ब्याह को लेकर मेरे हाथ कितने तंग चल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ ले नहीं पाई। लेकिन माँ जी, वो मेरा सामान था। आप अपनी बेटी को मेरे दहेज से आए सामान में कुछ भी कैसे दे सकती है? आपको पता भी है उन सामान को जोड़ने में मेरे पिताजी को कितनी दिक्कत आई है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा ससुराल कितना कंगाल और बेईमान है। मुफ्त का खाना खाने वाले हैं ये लोग। बहू, अच्छा हुआ कि तू इस बात को मान ले कि तेरा ससुराल कंगाल कंजूस है, लेकिन घर में कलेश न कर, क्योंकि जो हुआ सो हुआ। अब जाकर मैं भी थोड़ा आराम करूं। शादी ब्याह को लेकर बहुत थक गई हूं। काजल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि काजल जब से आई थी तब से वो अपने ससुराल की चिंदी चोरी देखकर काफी परेशान हो गई थी। और उसकी सास ने तो हद ही कर दी थी जब उसकी ननद की शादी में उसके दहेज का सामान भिजवाया, और काजल अपना सर पीटती रह गई, वो भी अपने कंगाल ससुराल की हरकतें देखकर। चारू मस्त मोला और बहुत चंचल लड़की थी। उसकी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। गलियों में रहने वाली चारू की माँ घर घर में बर्तन झाड़ू पोछा किया करती और चारू के पिता अशोक ऑटो चलाते। एक रोज सरला चारू को बर्तन धोते हुए कहती है, तुझे जैसे तैसे 12वीं करवा दिया, लेकिन तू आगे नहीं पढ़ेगी। मुझे पता है 24 घंटा फोन में लगी रहती है। तेरा बाप भी तुझे एक टुनटुना ला कर दे देता है, तू चलाती रहती है। माँ, आपको बर्तन नहीं धोना तो छोड़ दो ना, भाई आकर धो लेगा। आपने क्यों अपना बीपी बढ़ा रखा है? बस इससे तो जुबान चलवा लो, काम तो इसका बाप करेगा। माँ, पापा का फोन आ रहा है, उठाऊं या काट दूं? उठा उठा, उससे भी तो बताऊं कि और 4-4 बच्चे पैदा कर लो, काम का तो कोई भी नहीं है। पापा, बात बाद में करना, माहौल अभी गर्म है, वरना सारा गुस्सा आप पर ही उतरेगा। चारू घर का कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से चारू की माँ सरला उसे हर बात पर सुना दिया करती थी। लेकिन अशोक चारू को हमेशा सपोर्ट करता। अब चारू देर शाम टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आकर चारू से कहती है, चारू, तूने उस कबाड़ी वाले के बेटे को क्यों मारा? उसकी माँ तेरी माँ से लड़ रही है। क्या बात कर रही हो विमला आंटी? कहाँ है वो? जरा चलना तो। अब चारू अपनी माँ के पास पहुँचती है। ये कह रही है कि इसके हाथी जैसे बेटे को तूने मारा है। अब ये सुनने के बाद पास पड़ा एक डंडा उठाकर चारू कबाड़ी वाले के बेटे गोलू से कहती है, तुझे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा था, लेकिन तेरी माँ ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो भी झूठ ही बोला, तो अब इसकी सजा मोटे तू ही भुगत। दीदी माफ कर दो, अब से सलोनी के आसपास भी नहीं घूमूंगा। बता सरला, देख रही है इस कबाड़ी वाली को? झूठ बोल रही थी कि चारू ने इस मोटे गेंडे को मारा है, बल्कि इसने ही सलोनी को छेड़ा है। अब ये लड़ाई बहुत लोग भी देख रहे थे, लेकिन बहुत लोग चारू को शाबाशी देते हैं। हालांकि ये सब पास खड़ा एक लड़का देख रहा था, लेकिन वो चारू को कुछ नहीं बोलता। अब सरला घर जाने के बाद चारू को कहती है,
आज पहली बार तेरे इस काम से खुश हूँ मैं, वरना तूने तो मेरी नाक ही कटवाई है अब तक। अरे सरला, बहुत अच्छा किया उस कमीने को मारकर। वो है ही ऐसा, खा खा कर फटने को हो रहा है और चला है लड़कियों को छेड़ने। अब अगले दिन सुबह चारू मार्केट जा रही थी, तभी वो एक नोटिस करती है कि उसका एक लड़का पीछा कर रहा था। उसे देखकर चारू उसे रोकते हुए कहती है, ओए शाणे, मोहल्ले में नया है, देखने से तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा है। वैसे तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था? जी मैं समर, आपको कॉलेज से जानता हूँ। आप मुझे शायद नहीं जानती होंगी। और कल जो आपने उस मोटे को मारा, अरे आपका नेचर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। देख शाणे, जिस इलाके में खड़ा है ना वो मेरा है, तो सीधी बात, वरना उस मोटे से भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी, समझा ना? चढ़कर इस बुलेट पर आया है, जाएगा 4 लोगों के संग। तो बता क्या चाहता है तू? जी देखो, आप तो गुस्सा हो रही हो, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाह रहा था। अब चारू ये सुनती है और वो अपनी चप्पल निकालने लगती है। तब तक तो समर अपनी बाइक चालू कर निकल जाता है और चारू से बोलता हुआ जाता है, समर राठौर के नाम से इंस्टा आईडी है, मैसेज जरूर करना। रुक तू, तभी तो पता चले चारू क्या चीज है। इंस्टा आईडी की ऐसी की तैसी, छोड़ूंगी नहीं साले। अब चारू चिल्ला ही रही होती है कि तभी सलोनी वहाँ आ जाती है और चारू से कहती है, अरे किस पर चिल्ला रही है? कौन था? समर नाम का कोई लड़का था, बोल रहा था कि मैं उसे पसंद हूँ। ओए होए, क्या बात है चारू, तुझ पर कौन लाइन मार रहा है? जरा हमें भी तो देख लें कोई। चुप करके चल, सामान लेना है, वरना माँ मुझे फिर सुनाएगी। अब चारू को समर हर जगह दिखने लगा, क्योंकि समर तो चारू को प्यार करने लगा था। समर दिखने में भी हैंडसम था। अब एक रोज चारू पार्क में बैठी थी अपनी दोस्त सलोनी के साथ में। तभी चारू सलोनी से कहती है, देख यही है वो जो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यार चारू कितना सुंदर है ये, अगर इसने मुझे प्रपोज किया होता तो मैं कभी मना नहीं करती। देख वो इधर ही आ रहा है, तो हाँ बोल दे ना। जी देखो, मैं चौल की गलियों की रहने वाली, आप तो अच्छे घर से हो, तो फिर आपको मुझ में ऐसा क्या ही पसंद आ गया? आपका दिल, आपकी बातें, आपकी सच्चाई। इस दिन के बाद से तो मानो चारू की जिंदगी ही बदल चुकी थी। चारू का ये पहला प्यार। अब चारू एक रोज अपनी माँ से पूछती है, माँ आपको पापा से प्यार कैसे हुआ? उन्होंने आपको प्रपोज किया था? तू क्यों पूछ रही है? अगर तेरे बाप के साथ शादी नहीं हुई होती, कम से कम आज महलों की रानी रहती। इस कमीने से अपने प्यार में फंसकर ऐसी हालत तो नहीं कर देती। चलो माँ मैं चलती हूँ, सलोनी के घर भी जाना है। इस लड़की से तो मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। लड़कियों वाले तो इसमें कोई गुण नजर नहीं आते हैं, ना जाने कहाँ ही और किससे शादी होगी इसकी। अब सलोनी से मिलने के बहाने चारू समर से मिलने जाती है और समर चारू से कहता है, अब मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अरे कब तक ऐसे चोरों की तरह मिलते रहेंगे? लेकिन माँ मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि माँ मानेगी भी, बाकी तुम देख लो। अब अगले ही दिन सरला के चौल में कई सारी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें से समर अपनी माँ उमा के साथ निकलता है और उमा विमला से कहती है, जी बहन जी, बता सकती हैं कि सरला जी का घर कौन सा है? वो सामने वाला घर उनका ही है। वैसे आप लोग कौन हैं? जी हम उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। चारू तो खूब तैयार बैठी होती है, लेकिन सरला फटी हुई साड़ी पहने काम कर रही थी। अब सरला जैसे ही उमा को देखती है, वैसे ही सरला से कहती है, जी मैं समर की मम्मी आपकी बेटी चारू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये लीजिए शगुन की थाली। जी आइए ना उमा जी अंदर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप रिश्ता लेकर आ रही हैं। जी ये तो प्यार का मामला है। मेरा बेटा समर आपकी चारू को पसंद करता है, तो हम मना कैसे करते। अब जैसे ही उमा जाती है, विमला का सरला के घर आना होता है और विमला सरला से कहती है, बाप रे, 5-5 गाड़ी से 2 लोग आए हैं। लड़का तो महल का है। किसने बताया रिश्ता सरला? मुझे तो कोई झोल लग रहा है। क्या झोल? इतना अच्छा रिश्ता है, और क्या चाहिए? अरे सरला सोच, हम कहाँ वो कहाँ, कुछ तो बात होगी। उन्हें हमारी चारू ही क्यों चाहिए? अब सरला अपनी बेटी के लिए समर के घर वालों के बारे में पता करवाती है, तो उन्हें और भी अच्छी बातें पता चलती है, क्योंकि समर की फैमिली जितनी अमीर थी उतनी ही डाउन टू अर्थ थी।
ऐसे में चारू की शादी समर से हो जाती है और समर के घर वाले चारू की शादी का सारा खर्च उठाते हैं। ये देखकर सरला अपनी बेटी चारू को विदा करते हुए कहती है, जितना मैं ना कर सकी उतना कुछ तुझे तेरे ससुराल वाले देंगे। तू हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। और इस तरह समर और चारू की शादी हो जाती है। लेकिन एक चौल की गलियों की लड़की महल की रानी बन जाती है। उसकी किस्मत में रानी बनना जो लिखा था। तो दोस्तों, आपने ऐसी किस्मत देखी है किसी की जो कि एक छोटे से घर से महलों तक का सफर पूरा कर ले? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।